हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का केस नंबर 4 देखेंगे, जिसके अंदर मैट्रिक्स रहता है सिमेट्रिक और रिपीटेड आइजन वैल्यू रहता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लेंदी प्रोसीजर है बहुत ज्यादा। इसकी मेथड ही अलग है इसको सॉल्व करने की। तो देखेंगे किस तरह सॉल्व होता। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इफ द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एंड आइजन वैल्यू इज रिपीटेड। आइजन वैल्यू इज रिपीटेड। तो सबसे पहले चेक करेंगे, पहले क्या चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखते से कि सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक है, ये और ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। ठीक है, जो ऑर्थोगोनल मेथड वाली मेथड हम पढ़ा रहे वो भी चलता, या फिर आप अज्यूमिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको यही मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर बुक में ऐसा दे हुआ है तो आप इस तरह सॉल्व करना, कोई बुक में अज्यूमिंग मेथड दे हुआ रहता तो आप असाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट एक एक को अज्यूम कर लो, दो निकाल लो, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना फ्रेंड, तो आप लोग ऐसा आइजन वैल्यू की वैल्यू से ही अज्यूम करना, ऐसा 1 0 -1 इसी तरह वैल्यू रखना आपने, x1 x2 या y1 y2 या z1 z2 z3 इस तरह वैल्यू आप रखेंगे। वो मेथड से भी सॉल्व करेंगे, या फिर जो मैं बता रहा हूँ उससे सॉल्व करना। ठीक है ना, या फिर ऐसे प्रॉब्लम को आप केस 2 के प्रॉब्लम से भी सॉल्व कर सकते हैं, अज्यूमिंग मेथड जिस तरह मैं बोल रहा हूँ वैसा। कोई बुक में वैसा लिखा हुआ है, लेकिन कोई बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो इस तरह बता रहा। तो मैंने सभी बता दिया, आपने आप अगर सब वीडियो देख लिया आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे गेट की बुक क्यों नहीं होती, गेट की बुक में भी आप इस तरह देखेंगे, गेट की बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। कोई भी बुक्स हो, कोई भी यूनिवर्सिटी को, सभी यूनिवर्सिटी को हमने इन्वॉल्व करके पढ़ा दिया आपको। ठीक है फ्रेंड, अब देखना मेरे दोस्तों, इससे हटके ये ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने 4 केसेस में कन्वर्ट करा प्रॉब्लम को। मैक्सिमम आपको 2 ही केस मिलेंगे, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर भी दूसरे चैनल पे तो आपको 2 ही केस मिलेंगे। मैंने इसको 4 केस में एकदम इंडिविजुअली समझाया, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, बहुत अच्छे से समझाया, एकदम जीरो से बहुत बारीकी से समझाया। अगर आप इसको पूरे वीडियो फॉलो करते हैं तो आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का तो देखेंगे। सबसे पहले तो मैट्रिक्स को चेक कर लेंगे, तो ये मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक है, कोई शक नहीं सर इसका। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सर रिपीटेड कैसा मालूम पड़ेगा, वो तो लैम्बडा की वैल्यू पर डिपेंड करता। किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता, लैम्बडा की, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए मॉड ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो डायगोनल के मैट्रिक्स को लैम्बडा से सब्ट्रैक्ट कर लो। ये देखो डायगोनल के एलिमेंट्स है, नॉट मैट्रिक्स। तो 1 माइनस लैम्बडा, 4 माइनस लैम्बडा, 9 माइनस लैम्बडा, इस तरह। अभी आ जाएगा 2 3, बचा क्या 6, यहाँ पे भी 2 3 6, ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं। क्यों सर, ताकि सिमेट्री का डायरेक्ट क्लियरली समझ में आता, आपके मेंशन हो जाता है ये 9 माइनस लैम्बडा। ठीक है, इक्वल टू 0। अभी आप इसको नॉर्मल मैट्रिक्स के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट के। ये लो लो, ये कॉलम को छोड़ दो इस तरह, या फिर अपनी वो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन वाली, क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, लैम्बडा क्यूब है माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, लैम्बडा माइनस ऑफ मॉड ए इक्वल टू 0। अब प्रोसीजर आती है आपको, क्या करेंगे, सबसे पहले S1 निकालेंगे। S1 क्या है, ट्रेस ऑफ डायगोनल है। ट्रेस ऑफ डायगोनल, ट्रेस बोले तो ये डायगोनल के एलिमेंट का सम करना है, इसको सम करो। क्या है, 1 प्लस 4 प्लस 9, बोल बोल के थक गया मैं, इसको 14 आ गया। क्या आ गया, 14। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे चेक करना S2, S2 क्या आया, तो S2 आ जाएगा आपका 2/2 के डिटर्मिनेंट लेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे, 1 2 3। ठीक है ना, सम ऑफ डायगोनल ऑफ माइनर ऑफ मेन डायगोनल, सम ऑफ माइनर ऑफ मेन डायगोनल। सम ऑफ माइनर ऑफ मेन डायगोनल का मतलब क्या होता, बोल बोल के थक गया मैं भी। देखना इधर क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो भी पहला 1 लिए उसके रो और कॉलम को छुपा दो। तो क्या बचा, 4 6 6 9, बराबर। अब आपने क्या लिए, 4 लिए, 4 कहाँ पे, ये दिख रहा 4, इसके रो और कॉलम को हाइड कर दो। तो 1 3 3 9, क्या बात है सर, एक नंबर क्लियर समझ में आ रहा अभी। तो ये 1 3 3 9। ठीक है, फिर आपने क्या लिए, 9 लिए, तो ये रही 1 2 2 4, 1 2 2 4। तो 1 2 2 4 पर इसको सॉल्व कर लो। तो ये 9 4 जा 36,
36 माइनस 36, 9 1 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 4 माइनस 4, तो आंसर इज 0 आता सबका। S2 क्या मिला? 0 मिला आपको। S2 आ गया 0। अब यहाँ पे देखना मॉड है, मॉड है निकाल लो। मॉड है हम कैलसी से भी निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ठीक है। एलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप 11 12 में डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आती है आपको, तो देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसका आंसर 0 आएगा। सर कैसे? सर 0 कैसा? हाँ, विदाउट सॉल्विंग, विदाउट यूजिंग अ पेन। अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, कोई भी उसमें से, इसमें से 2 निकालो या इसमें से 3 कॉमन निकालो। जैसे आपने 2 बाहर ले लिए तो क्या बचता है यहाँ पे? 1 2 3 बचता, ठीक है ना। तो ये पहली फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या हो जाता? सेम हो जाता, यानी आइडेंटिकल हो जाता। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, इफ 2 rows and 2 columns are identical, therefore the value of determinant is 0। तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाता? 0। तो देखकर ही समझ में आता है इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। कोई बच्चों को नहीं समझता तो कैलसी में चेक कर ले, आंसर 0 ही आएगा। लेकिन मैंने तो प्रॉपर्टी यूज कर लिया, जैसे मैं 2 कॉमन निकालूंगा ये दोनों सेम हो जाएगा इसमें, या फिर यहां से भी अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूंगा तो तब भी सेम हो जाएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका आंसर 0 आता, उसका वैल्यू क्या आता है? 0 आता। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। ये प्रॉपर्टी है, अगर आप 11th में पढ़े होंगे। जो बच्चों को नहीं आता वो लिख लो, ठीक है। अगर जिनको रीजन देना है तो ऐसा भी दे सकते हैं, R2 एंड R1 एंड R2 ऐसा लिखेंगे आप, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ऐसा लिख लेना, जिसको देना है रीजन तो, ठीक है ना। या फिर नहीं देना है तो डायरेक्ट आप कैल्शियम निकाल लो, वैल्यू आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर विदाउट कैल्शियम सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ ही जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। अब देखना मेरे दोस्तों, वैल्यू रख दो, इसका जो वैल्यू है वो रख दो, ठीक है। ये तो मैं प्रॉपर्टी के लिए बता रहा है आपको, अगर टाइम कम रहे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, लैम्बडा क्यूब आ गया। S1 का वैल्यू क्या है बोलो? तो S1 14 आ गया सर। क्या बात है सर, ये 14 लैम्बडा स्क्वायर आ गया। और S2 तो सर 0 है, हाँ 0 है। मॉड ए भी 0 है तो ये भी 0 है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आप कैल्सी में वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा 14, एक 0 और एक 0 आ जाएगा। तो क्या क्या रखना पड़ेगा सर कैल्सी में? आपको रखना पड़ेगा 1 माइनस 14 0 0 रखना पड़ेगा, 0 0 सर, माइनस के 0 के प्लस के 0 गधे, 0 हैव नो साइन, तो आप 0 ही रखेंगे, हाँ 0 को साइन नहीं देंगे। या फिर जिन बच्चों को कैल्सी से नहीं सॉल्व करना है तो वो क्या करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे, चेक करना। यहाँ पे देख लो, लैम्बडा क्यूब माइनस 14 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 0 बचा, बराबर। अब यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर कॉमन ले ले, जैसे ही तू लैम्बडा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लैम्बडा माइनस 14 इक्वल टू 0 आ जाता, बराबर। अब लैम्बडा के दो वैल्यू आ गए, एक आ गया 0 और एक आ गया 0, चलो ठीक है, क्योंकि लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो लैम्बडा इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 0 0, क्योंकि जितने पावर उतनी वैल्यू, पॉलिनोमियल में ये तो पता होगा आपके, जितना एक्स का जितना लैम्बडा का पावर उतने आंसर आना चाहिए, ये पता होना आपको, ये बेसिक नॉलेज है। और ये लैम्बडा माइनस 14 इक्वल टू 0, देन लैम्बडा इज इक्वल टू 14, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक आंसर आ गया आपका 0 0 और एक आ गया 14। तो लैम्बडा के 3 आंसर क्या आ गया? एक 14 आ गया, दूसरा 0 आ गया, तीसरा भी 0 आ गया। अब ये केस बन गया, और मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो था, कोई शक नहीं, देर इज नो डाउट्स। हाँ, फिर इसके बाद में क्या? आइजन वैल्यूज आर रिपीटेड, आइजन वैल्यू आर रिपीटेड। तो पहले 14 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर आप 0 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर जो तीसरा वाला जो सॉल्व करेंगे लैम्बडा 3, वो भी 0 के लिए सॉल्व करेंगे, लेकिन उसकी मेथड एकदम अलग है, अभी तक जो पढ़े वैसे नहीं आएंगे, एकदम चेंज है इसके अंदर। तो इसलिए इसको आखिरी तक बने रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के ऊपर 90% चांसेस है क्वेश्चन आने के, ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं हम अभी लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 नेक्स्ट स्लाइड में इस तरह सॉल्व करेंगे। अब हम लोग लेट x इज इक्वल टू x1 x2 x3 आइजन वेक्टर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 14 फॉर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 14। अब 0 भी ले सकते हैं, लेकिन बुक में 14 लिया तो मैं 14 लूंगा, ठीक है। a माइनस लैम्बडा 1 है इंटू x इक्वल टू 0। अब ये a का वैल्यू ये है आपका, अब आपको क्या करना, a माइनस लैम्बडा 1 है इंटू x इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करेंगे, चेक करना, डायगोनल के जो एलिमेंट है तो लैम्बडा से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो a का वैल्यू मैंने यही रख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1 माइनस लैम्बडा 4 माइनस लैम्बडा 1, पहला लैम्बडा 1 है तो
9 माइनस लेमड़ा 1, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6, ये तो मैट्रिक्स है आपका, तो डायरेक्टली क्लियरली समझ में आता। अब x का वैल्यू क्या है, x1 x2 x3, इस तरह। अब लेमड़ा 1 क्या है फ्रेंड्स, 14 है, तो 14 रख दो। जैसे आप 14 रखेंगे तो क्या बनेगा, बोलो बोलो मेरे दोस्तों, आना चाहिए बेटा, बहुत इजी है। तो 1 माइनस 14 माइनस 13 होता, 4 माइनस 14 माइनस 10 होता, 9 माइनस 14 माइनस 5 होता। बाकी सब तो सेम ही है, 2 3 6, 2 3 6, क्या करा मैंने, लेमड़ा 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेमड़ा 1 का वैल्यू क्या है, 14 है। 1 माइनस 14, 4 माइनस 14, 9 माइनस 14, चेक कर लेना कैल्शियम में अगर नहीं आता तो बड़े नंबर का साइन इधर क्या आएगा, x1 x2 x3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लो, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से। अब आ जाएगा आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अरे क्या बात है, लास्ट वाला आ जाएगा 3x1 6x2 माइनस 5x3 इक्वल टू 0। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लो, आ जाओ इधर। अब अगेन सेम प्रोसीजर यूजिंग क्राइमर रूल, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आता आपको। यूजिंग क्राइमर रूल बोल बोल के थक गया, अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो सभी समझ में आ रहा होगा आपके। पहले क्या लेंगे, x1 लेंगे, फिर क्या लेंगे, माइनस x2 लेंगे, देन क्या लेंगे, x3 लेंगे। ये डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट, इस तरह। तो ये चेक करना। अब जैसे आप x1 लेंगे तो इसको हाइड कर दो ऐसा, ये 2 माइनस 10 3 6, ठीक है। फिर आप x2 लेना, इसको छुपा दो। तो x1 और x3 का कोइफिशिएंट क्या है, माइनस 13 3 2 6। देखना इधर, माइनस 13 को अच्छे से लिखना पड़ेगा। देन आप x3 लेंगे, तो x3 को कॉलम को हाइड कर दो, x1 और x2 लिखो, माइनस 13 2 2 माइनस 10, ऐसा हाइड कर दिया अपन ने। जैसे आपने हाइड करे तो x1 और x2 का कोइफिशिएंट चेक करो, तो जो भी उसका कोइफिशिएंट है उस पर ध्यान दो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा और ऐसा, x1 6 2 जा 12, और ये 3 10 जा 30 हो जाता, तो 12 प्लस 30 ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अगर जो बच्चों को प्रॉब्लम है तो। और ये 78 हो जाता, 78 माइनस 6, ठीक है। फिर ये कितना हो जाता, x3 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाता 130, माइनस इंटू माइनस प्लस और -4 इक्वल टू t, ठीक है। आप थोड़ा स्पेस बना लो, जो सॉल्व होता सॉल्व कर लो, चेक करना फ्रेंड, हाँ लेकिन। तो ये आ गया आपका x1 डिवाइडेड बाय 42, x2 डिवाइडेड बाय 84 माइनस के, x3 डिवाइडेड बाय 126 इक्वल टू t। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसको 42 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपने 42 से मल्टीप्लाई करे, x1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 42 कैंसिल हो जाएगा। या फिर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो 42 से भी चलता, और x2 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सर माइनस का आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x3 को जैसे देखे आपने, इसको डिवाइड करो 42 से तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 42 3 इज 126 होता, चेक कर लेना। तो ये 3 हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ठीक है। आप 1 बाय 1 वॉल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1t, क्या बात है सर, ये आ जाएगा 2t। ये x के नीचे x2 के अपॉन 2 है तो उधर 2 चले जाएगा, x3 के अपॉन 3 है तो 3 चले जाएगा, कहाँ पे, t के पास में, ठीक है। अब कैपिटल X का वैल्यू क्या हो गया, अरे क्या बात है सर, बहुत ही आसान दिख रहा है। देखो नोटिस करो कैपिटल X का वैल्यू, तो डायरेक्ट t कॉमन निकाल के लिख लो। आप क्या पेपर में आपने लिखना, फिर एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ाना, तो 1 2 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह आपका x निकलेगा। अब हम y निकालेंगे, z निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं। Let y is equal to y1, y2, y3 आइजन वेक्टर फॉर लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा 2 का वैल्यू 0, पहले लैम्बडा 1 क्या था, 14 था, लैम्बडा 1 14 था, लैम्बडा 2 क्या है, 0 है। a माइनस लैम्बडा i इंटू वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है।
अब यहाँ से ए बोले तो वही डायगोनल के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो लैम्बडा 2 से। तो ये जो आपका मैट्रिक्स ए है उसके डायगोनल को सब्ट्रैक्ट कर दिए लैम्बडा से, जो भी यहाँ रहता वो, तो यहाँ पे लैम्बडा 2 लिखना पड़ेगा, तो लैम्बडा 2 आ जाएगा। तो ये आपने लिख लिया, ये तो आपकी कॉमन प्रोसीजर है। अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखना मेरे दोस्तों, लैम्बडा 2 का वैल्यू क्या है बोलो? पुट लैम्बडा 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्बडा 2 क्या है आपके पास? 0 है। तो जैसे ही आप 0 रखेंगे तो प्रॉब्लम में चेंज आएगा क्या? कुछ भी चेंज नहीं आएगा, मैट्रिक्स ए के बराबर में आ जाएगा। सर समझा नहीं मेरे को? देख ले इधर, लैम्बडा 2 का वैल्यू 0, 1 माइनस 0 1 होता, ये 2 ये 3, फिर ये 2 4 माइनस 0 4 ही होगा, ये 6 ये 3 ये 6 और ये 9। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये आ गया आपका 9 माइनस 0 9 ही होगा। अब चेक करना, मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, y1 2y2 3y3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड भी मल्टीप्लाई कर लो, 2y1 4y2 6y3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, तीनों भी एक ही इक्वेशन से, आप बोलते सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखना 3y1 6y2 9y3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये तीनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, फिर मैंने आपको पहले ही बोला कि बोल बोल के थक गया मैंने, इसके पहले के क्वेश्चंस में भी दो इक्वेशन सेम थे। तो अगर ऐसा तीनों इक्वेशन सेम आ गए तो कोई एक इक्वेशन को असाइन कर देना आपने। क्या कर लेना आपने? असाइन। तो मैं क्या करूंगा, कोई एक इक्वेशन को असाइन कर लूंगा। एक मिनट रुक दे, हम लोग कोई एक वैल्यू को असाइन कर लेंगे। सर क्यों? क्योंकि ये तीनों इक्वेशन सेम ही है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये मिल जाएगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तीन इक्वेशन सेम है तो फिर क्राइमर रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सॉल्व करते कोई एक इक्वेशन को कंसिडर करके। तो y1 2y2 3y3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन काय का है? सिमेट्रिक और रिपीटेड वैल्यू का है, केस नंबर 4, सिमेट्रिक और रिपीटेड। अब आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू असाइन कर लो तो दो ऑटोमेटिक आ जाते हैं आपके, या दो वैल्यू असाइन कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। जैसा जैसा y2 का वैल्यू 0 ले लो और y1 का वैल्यू 1 ले लो, आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करना फ्रेंड, आपने क्या करे, y2 का असाइन कर लिया, अगर आपने तो y2 का असाइन करे, y2 को 0 दे दिया अपने, हम लोग y2 का असाइन कर लेंगे, या आप y2 का असाइन करो या y1 को करो या y3, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता। मान लो किसी बच्चे ने y2 को वैल्यू रख दिया, कोई बच्चे ने y1 का वैल्यू रख दिया, कोई बच्चे ने y3 का वैल्यू रख दिया, इससे तो तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे। हाँ अलग अलग आएंगे, लेकिन जब वैल्यूअर चेक करेंगे तो उसको कंसिडर करके दिखेगा ना कि ये बच्चे ने y1 को असाइन करा, इसने y2 को असाइन करा, और ये क्वेश्चन ये बच्चे ने y3 को असाइन करा, तो इसलिए इनका तीनों का आंसर अलग अलग आए। तो सर अलग अलग आया आंसर चलता क्या? हाँ चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वही तो झगड़ा है, वही तो समाज में झगड़ा है, वही तो सिखाना चाहता मैं कि आपको ये तीनों इक्वेशन सेम आ गई तो कैसा करने का। तो आपने अगर मान लो y2 को मैं 0 रख देता, क्या रख देता हूँ? 0। सर y1 रखो ना, अरे y1 भी रख सकते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मैं y2 ले रहा, अब y1 भी रख सकते। ठीक है ना? तो y1 को y2 को 0 ले ले और y1 का वैल्यू भी ले ले, अगर लेना चाहता तो y1 का वैल्यू 1 ले ले। तो आपको असाइन वैल्यू ऐसी रखना है, या तो 0 -1 1 इस तरह की वैल्यू रखना है। ठीक है ना? ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रखने का आपको, तो ये ध्यान रखना है। अगर मान लो y, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है, तो 3 -1 करना, 3 -1 कितना होता है? 2। तो दो वेरिएबल को आपको असाइन करना पड़ेगा। कितने वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा? 2 को। सर एक करे तब भी चलता, उसको उधर भेज दो तो आंसर आ जाता। अगर 2 करना है तो 2 भी कर सकते, बोलने का ये मतलब समझाने के लिए बता रहा मैं आपको। यानी कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि मैं y1 का वैल्यू 1 ले लेता सर, तो आंसर क्या आएगा? फिर देख लेना आंसर जो आया वो, उस तरह आंसर चेक कर लेना। ठीक है ना? तो हम लोग क्या बुक में एक ही वैल्यू असाइन करा, तो मैं एक ही वैल्यू असाइन करूंगा, ज्यादातर बुक में एक ही वैल्यू असाइन कर। तो आपने क्या करे, y2 को 0 रख दिए, तो ये y1 0 प्राइस ऑफ y2 y3 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये प्लस उधर गया तो माइनस, -3y3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो चेक करना, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या कर सकते हैं, ये 3 इधर आ जाएगा, पहले स्पेस बना लो। सर क्राइमर रूल क्यों नहीं अप्लाई करे, समझ में आ गया आपके? ताकि तीनों इक्वेशन सेम है, इसलिए अपन ने कोई एक इक्वेशन को कंसिडर करके एक वैल्यू को असाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, तो आपको तीनों का वैल्यू निकालना है, तो एक को आपको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा मिनिमम।
ठीक है, तो दूसरा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाता। एक आपने असाइन कर लिए, y2 का वैल्यू 0, अब ये y1 प्लस 3y3 उधर गया तो -3y3 हो गया, बराबर ये डिवाइड में आ जाएगा, y1 अपॉन -3 y3 अपॉन 1 इस तरह। ठीक है, अब आपने y2 को क्या लिया बेटा, तो y2 को आपने क्या लिया देख लो इधर, y2 को 0 लिया सर मैंने, और ये y3 को 1 ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू टी आ गया। अब आपका पहला आंसर क्या है, y1 इज इक्वल टू 3t, y2 इज इक्वल टू 0t, y3 इज इक्वल टू 1t। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल Y इज इक्वल टू 3t, 0t, 1t, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, तीनों वैल्यू रख दिया क्योंकि y1 y2 y3 है ना, y1 का वैल्यू जो है वो y2 का जो है वो y3 का वो है, जो भी है वो रखा, ये -3 0 1 इस तरह आपका y आ गया। ठीक है ना, हम लोग सॉल्व करेंगे। अब λ3 का वैल्यू क्या है, λ3 का वैल्यू भी 0 है, तो अगर ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ तक λ3 का वैल्यू 0 है, तो ये सब इक्वेशन कॉमन ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, Z1 Z2 Z3, तो ये लिखे तब भी चलता, नहीं लिखे तब भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं लिखना सबसे बेस्ट। ठीक है, क्योंकि λ2 ऑलरेडी सॉल्व कर ली ना आपने, तो λ2 यहाँ तक के कॉमन है, फिर आपको λ2 का वैल्यू 0 आ गया। अब ये मैट्रिक्स कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स है, बोल बोल के थक गया मैं, मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो इसकी प्रोसीजर थोड़ी अलग है। ठीक है ना, आप इसको केस 2 की मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। केस 2 का मेथड क्या था, उस तरह भी सॉल्व करते, डायरेक्ट वैल्यू को असाइन करके आंसर निकाल लो, वो भी चलता, कोई कोई बुक में वैसा दे हुआ है, लेकिन ये सिमेट्रिक है तो उसका मेथड थोड़ा सा मैं अलग लेके बताता। एक ये दूसरी मेथड है, इसको ऐसा भी आंसर निकाल सकते। ठीक है ना, और जो हमने केस 2 में सॉल्व करे, इफ द मैट्रिक्स इज, केस 3 के अंदर इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक और रिपीटेड आइजन वैल्यू, वैसे भी आप असाइन करके वैल्यू निकाल सकते। नहीं तो फिर ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो मेथड से करने का आपको, ये सबसे बेस्ट है, ये एग्जैक्टली राइट है आंसर। ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। ठीक है ना, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये दोनों सेम रहेंगे इसलिए सिमेट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करना है आपको, सर करना क्या चाहते हैं आप, देखो आपने क्या करें, λ1 का वैल्यू 14 था, आंसर निकाल लिए, λ2 का वैल्यू 0 था, आंसर निकाल लिए, अब λ3 भी तो 0 है, तो अब कैसे निकलेगा, तो अब इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना के सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, कब सॉल्व करते, इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और रिपीटेड आइजन वैल्यू, कब सॉल्व करेंगे, इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और रिपीटेड आइजन वैल्यू, तो सिमेट्रिक है और रिपीटेड भी आइजन वैल्यू है, तो हम लोग Z3 के लिए सॉल्व करेंगे, सॉरी Z1 Z2 के, Z1 Z2 Z3 के लिए सॉल्व करेंगे, कैपिटल Z के लिए। आइजन वेक्टर का आंसर ये क्या आ गया देख लो इधर, -3 0 1 आ गया, और पहले वाले का आंसर क्या था कैपिटल X का, वो भी चेक कर लेना आपने। तो ये सब तो कॉमन ही है क्योंकि λ2 का वैल्यू 0 है तो λ3 का वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ तक के कॉमन है, तो डबल नहीं भी लिखे तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग Z के लिए देखना कैसा करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ये वैल्यू, बस इसके y1 y2 के जगह पहला वाला लेंगे, पहली वाली इक्वेशन, y1 y2 y3 की जगह डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सर, λ2 के लिए इस तरह सॉल्व करेंगे, देखना इधर, तो मेथड ही अलग है क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए मेथड अलग है। ठीक है ना, तो देखेंगे Z के लिए क्या करेंगे हम लोग, एकदम अलग मेथड से करेंगे, आपको कोई बुक में मिलेगा नहीं है। चलो देखते हैं, Z इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3, अब ये मैट्रिक्स है, ये एकदम अलग मेथड है, इससे सॉल्व करेंगे, और λ3 इक्वल टू 0। ठीक है, या तो अज्यूमिंग मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं या ये मेथड, तो पहले ये मेथड देख लेंगे, फिर अज्यूमिंग मेथड तो आपको आता है, 2 बार अज्यूम करके सॉल्व कर लो आंसर को। ठीक है ना, एक बार किसी एक को 0 कर दो, दूसरी बार किसी दूसरे को, जैसा एक बार y1 लिए तो फिर अपन Z निकालते टाइम y1 को Z1 नहीं लेंगे, ऐसा पहले अपने y1 को 0 रख दिए, तो जब आप Z निकाल रहे तो Z1 नहीं लेना, Z2 या Z3 में किसी को अज्यूम कर लेना, ये मेथड से भी सॉल्व होता आंसर। पहले ये देखेंगे, हियर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो दैट एक्स वाई जेड मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो एक्स रेस टू टी इंटू जेड इक्वल टू 0 रहता, ये मेथड एकदम अलग है, एक्स रेस टू टी इंटू जेड इक्वल टू 0, पेपर में आपको यही मेथड से लिखना, तो इंप्रेसिव मेथड है एकदम, इस तरह सॉल्व करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो x का वैल्यू क्या है, x का पावर t यानी ट्रांसपोज लेना है, तो x का पावर t बोले तो 1 2 3 इसका ट्रांसपोज, और z का वैल्यू कितना है Z1 Z2 Z3,
इक्वल टू 0। इसको सॉल्व, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रो कन्वर्टेड होगा कॉलम में, ये कॉलम था रो में चले जाएगा, तो इसका टी हट जाएगा, 1 2 3 ये आना चाहिए, ये टी साइन चले गया आपका, दिख रहा, यानी पूरा प्रॉब्लम काय में कन्वर्ट हो गया, रो में कन्वर्ट हो गया, और उसका टी का साइन चले गया, Z1 Z2 Z3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1Z1 2Z2 3Z3 इक्वल टू 0। सर क्या किया आपने, कुछ भी नहीं। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो x का ट्रांसपोज इनटू z इक्वल टू 0 आता, ये प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने x का 1 2 3, x बोले तो ये कैपिटल X 1 2 3, उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या लेते, रो को कन्वर्ट करते कॉलम में, तो ये कॉलम में था तो रो में हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से, आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो उसको। अब दूसरा क्या मेथड है देखना, y का ट्रांसपोज इनटू z इक्वल टू 0। y का वैल्यू क्या है, बुक में y का वैल्यू रॉन्ग लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेने का, अलग अलग आ सकता y का वैल्यू -3 0 1, तुम्हारे अज्यूम पर डिपेंड करता। मैं बार बार इसलिए बोल रहा, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते, हर बच्चा अलग अलग अज्यूम कर सकता, असाइन कर सकता वैल्यू को, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ये -3 0 1। अब ये क्या हो गया रे भैया, Z1 Z2 Z3, कर दे मल्टीप्लाई, कर ले मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Z1 0Z2 1Z3 इक्वल टू 0, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो क्राइमर रूल से, ये मेथड सबसे बेस्ट है, लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहेगा और आइजन वैल्यू रिपीटेड रहेगा तभी, ठीक है ना, सब में नहीं अप्लाई करेंगे, बाकी सब में असाइन करके निकाल लेना अपने वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा 1Z1 2Z2 3Z3 इक्वल टू 0, 3Z1 0Z2 1Z3 इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन को लिख लो, कंसिडर कर लो दोनों इक्वेशन यूजिंग क्राइमर रूल। अब क्राइमर रूल क्या रहता बेटा, पहले Z1 फिर -Z2 फिर Z3। अब ये तो आता ना सर मेरे को, हाँ आता है आपको, तो अपने Z1 को हाइड करेंगे तो Z2 और Z3 के कोएफिशिएंट को देखना, ये वाला, ये 2 0 3 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो Z2 को हाइड कर लो, 1 -3 3 1, ठीक है। तो Z3 को हाइड कर लो, 1 2 -3 0, तो ये देखना मेरे दोस्तों, अब चेक करना फ्रेंड किस तरह सॉल्व होगा। ये इसको 2 1 जा, ये 0 0 जा, ये 2 आ जाता, ये माइनस 1 को 1 से करेंगे, 3 3 जा 9, 1 + 9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका Z2, ये 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +6 आ जाएंगे, इज इक्वल टू T, ठीक है। अब 1 बाय 1 सॉल्व कर लो, ये Z1/2 Z2, ये माइनस भी नीचे चले गया, -10 हो गया, और ये Z3/6 इक्वल टू T, तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आएगा बोलो फ्रेंड्स। सर ये मेथड तो बहुत अच्छी लग रही है, हाँ ये मेथड अच्छी है, लेंदी है बट अच्छा है, ये हो गया T, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो Z1 इज इक्वल टू 1T, Z2 इज इक्वल टू -5T, Z3 इज इक्वल टू 3T, तो कैपिटल Z का आंसर कितना आ जाएगा, T को गायब कर दो, भूल जाओ T को, बचा 1 -5 और ये 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको Z इस तरह निकालने का है, क्योंकि ये तो रिपीटेड वैल्यू है, ठीक है ना। और ये कब करेंगे आप, जब A इज सिमेट्रिक और आइजन वैल्यू इज रिपीटेड। अगर कोई बच्चों को अगर ये सॉल्व करके नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट असाइन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सर असाइन करके कैसा करेंगे, तो हम लोग आपको आगे बताता, चलो देखेंगे असाइन करके किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले ये देख लो, ये स्लाइड को देख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका λ2 इक्वल टू 0, तो ये सब तो कॉमन ही रहेगा, तो यहाँ तक के तो कॉमन ही रहेगा, ठीक है ना। अब अपने यहाँ पे क्या करें, y2 को 0 रखे, क्या करें y2, दूसरी मेथड बता रहा मैं, सर आ गया। अगर बच्चों को ये मेथड आती है तो टेंशन ही नहीं, पेपर में कोशिश करना कि ये मेथड, अगर ये मेथड नहीं आई तो आपको मैं दूसरी मेथड बताता, अगली मेथड कैसी मेथड है देख लो इधर। अब देखो, लेट कैपिटल Z इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3,
ठीक है ना, लैम्बडा 3 इक्वल टू 0, ठीक है। जब 3 इक्वल टू 0 तो सेम क्वेश्चन रहेगा, वही पुरानी कहानी, Z1 रहेगा, 2 Z2 रहेगा और 3 Z3 इक्वल टू 0। अगर आपके जान पर आ रहा टाइम कम है तो डायरेक्ट आपने ये मेथड से भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं असाइनिंग मेथड। कौन सी मेथड? असाइनिंग। तो आपने क्या करे थे, पहले y2 को 0 रखे थे, अब y2 को 0 मत रखो, ठीक है। अब आप ले लेंगे Z1 इक्वल टू 0, तो पुट Z1 को असाइन कर लो, Z1 का वैल्यू 0 ले लो, तो 2Z2 प्लस 3Z3 इक्वल टू 0 उधर भेज दो। ये शॉर्ट मेथड है, ये आता है तो ये भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। -3Z3, कोई कोई बुक में वो मेथड दे भी रहती, कोई बुक में ये मेथड दे भी रहती। अब जो यूनिवर्सिटी में जो बुक में मेथड दे हुआ आंसर, उस हिसाब से लेके आया आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, 2 ये अपॉन 3 हो जाएगा, Z3 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब Z1 का वैल्यू क्या था? 0 था, तो Z1 अपॉन 0, Z2 बाई 3, Z3 बाई 2 इक्वल टू T, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ही लिख लेता टाइम की कमी के कारण, आपने पेपर में पूरा लिखना है सिस्टम से एकदम, एक एक वैल्यू बता के। पहले 0 आ गया, -3 आ गया, अब 2 आ गया। अब बच्चों का सवाल है कि सर आंसर तो अलग आ गया, तो भैया ये असाइनिंग मेथड है, कोई बच्चे का और दूसरा भी आंसर आ सकता है। मीन सर समझा नहीं क्यों? मान लो किसी बच्चे ने Z3 को -1 ले लिया या 0 ले लिया या Z3 को 1 ले लिया, तो आंसर अलग आएगा, ठीक है ना। तो वैल्यूअर क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि इसने वैल्यू कौन सी असाइन करा, के रिगार्डिंग आंसर कैसा लाया। तो हर एक का आंसर अलग अलग भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता, ये आंसर स्टूडेंट पे वेरी करता, ठीक है ना। ये एक मेथड है, इसको सेकंड मेथड बोलेंगे। ये मेथड ये ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने आपको, सेकंड केस में, थर्ड केस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया। बट ये जो मेथड है अपनी, ये वाली मेथड में पहली बार पढ़ा है, ठीक है ना। आप तो ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये उसी पर अप्लाई होगा जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहेगा और आइजन वैल्यू रिपीटेड रहेगा, उसके लिए तो स्पेशल केस ही है ये उसका, इसलिए ये मेथड से सॉल्व है फ्रेंड। अब अपन एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।